अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जी आपकी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट इशू, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक है वुमेन रिजर्वेशन बिल। जैसा आपको पता होगा कि रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया और ये जो बिल थी वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये 30 साल से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई थी और जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही थी इस बिल को पास करने से वो थरथरा रहे थे। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने ये हिस्टोरिकल स्टेप लिया और उन्होंने इस बिल को जो है पास किया और अब इंडिया के अंदर जो वुमेन है उनको रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, और वो भी 33% रिजर्वेशन। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑलरेडी पंचायत और म्युनिसिपलिटीज के अंदर वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिला हुआ था, लेकिन अब सिर्फ लोकसभा के अंदर और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहां पर जो है वुमेन उसको रिजर्वेशन मिलेगी 33%। तो इस बिल को हम डिटेल में जानेंगे और इसके जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड ग्लोबल लेवल, कि इंडिया में वुमेन की क्या पोजीशन है, पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल है, सेंटर या स्टेट की बात अगर करें, या इसी तरह वर्ल्ड लेवल पे क्या है उनकी रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ द बिल, की जो बिल पास हुई है इसमें इसके कौन से मेन फीचर्स है। देन प्रोज एंड कॉन्स, कि इस बिल के फेवर में और इस बिल को क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं उनका क्या आर्गुमेंट है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को डिटेल में जाने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आपके जितने भी दोस्त है, क्लासमेट है, फ्रेंड है, उनके साथ इसको शेयर करें, क्योंकि हमारी चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह अच्छे वीडियोस मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज। और आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं। So far as the historical background of the women reservation bill is concerned, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आपको पता होगा कि 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसमें जहां एक तरफ हिंदू, मुसलमान, सिख, हर एक कम्युनिटी के लोग एक साथ लड़े थे, तो उसमें वुमेन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। झांसी की रानी जो है, या बेगम हजरत महल का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने 1857 की जो बगावत थी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इससे जाहिर होता है कि वुमेन जो है हमेशा से पॉलिटिक्स में रही है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 1931 में सरोजनी नायडू जो थी, जो एक फ्रीडम फाइटर थी, तो उन्होंने डिमांड की थी रिजर्वेशन फॉर वुमेन, लेकिन उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी वुमेन को कोई रिजर्वेशन नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी डिमांड आई थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी वुमेन को अपना जो है कोटा मिलना चाहिए, लेकिन लोगों ने जो है जो पॉलिटिशियन थे या पॉलिटिकल लीडर जो थे, उन्होंने इस बात को जो है रिजेक्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वुमेन जो है, वुमेन और मैन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1902 में जब हुआ 73rd और 74th अमेंडमेंट हुई, क्योंकि काफी जो है प्रेशर था पूरी दुनिया की तरफ। हम जब देख रहे थे तो हर जगह वुमेन को जो है अच्छी तरह से उनकी पोजीशन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन इंडिया में बहुत खराब थी। वो भी हम आगे जानेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर क्या परसेंटेज है वुमेन की। लेकिन यहां हम बताना चाहेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल लेवल बॉडीज की तरफ से और लोकल लेवल पर भी जो इनके ऊपर ये प्रेशराइज हुआ कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसलिए जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट 92 में हुआ, जिसमें 33% रिजर्वेशन वाज गिवन टू द वुमेन इन पंचायत एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटीज। तो इट वाज अ हिस्टोरिकल स्टेप कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट पास की, जिसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन दी गई, मगर सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी स्टेट भी है जैसे बिहार और केरला, उन्होंने सिर्फ 33% नहीं बल्कि उन्होंने 50% भी रिजर्वेशन दिया, जो है लोकसभा, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसको हम पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, तो 50% तक चले गई। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है, हर एक स्टेट के अंदर आपको 33% रिजर्वेशन मिलेगा पंचायत के अंदर वुमेन को, और इवन सरपंच का जो पोस्ट होता है उसके लिए भी रिजर्वेशन होती है, जिस वजह से हमने देखा कि वुमेन का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी पंचायत के अंदर आता है। लेकिन उसके बाद डिमांड आई कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये बिल जो है काफी बार पास लाई गई पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जो गवर्नमेंट्स होती थी वो इसको जो है रिजेक्ट करती थी। कभी अपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज किया,
जैसे ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या माइनॉरिटी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इस बेस पर यह बिल पास नहीं हुई। लेकिन फिर पहली बार क्या हुआ, 96 में 12 सितंबर 96 में फर्स्ट टाइम दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो 96 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम इस बिल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पेश किया गया, लेकिन वहां पर जो अपोजिशन थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि इस बेस पर कि ओबीसी को भी पहले रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एससी और एसटी को जो है लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन है, अब सिर्फ ओबीसी बचते थे, तो ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बात पर इस बिल को रिजेक्ट किया गया। बाद में जो हुआ 2008 में 108 अमेंडमेंट हुई, जिसमें कहा गया कि हम जो है इस बिल को लाएंगे, और जब इस बिल को लाया गया 2010 में राज्यसभा के अंदर, तो लेकिन लोकसभा ने जो है इसको पास नहीं किया। यानी ये जो अमेंडमेंट हुई थी 108 अमेंडमेंट 2008 में और 2010 में जब ये बिल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लाई गई, तो राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, लेकिन लोकसभा ने इसको पास नहीं किया, और उस तरह से ये बिल वहीं पे पेंडिंग रही। फिर जो गवर्नमेंट आई, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, यूपीए की गवर्नमेंट, ये जो है एनडीए की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने जो है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात भी रख दी कि हम वुमेन को रिजर्वेशन दे देंगे 33%। लेकिन जो पहली एनडीए सरकार थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, तो उस दौरान इन्होंने ये काम नहीं किया। अब जब आज हम 2023 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 24 में इलेक्शन भी आने वाला है, तो इस साल जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस बिल को यहां पे लाएंगे और इस बिल को पास करवाएंगे, और हुआ भी ऐसा। लोकसभा ने भी इसको पास किया, राज्यसभा ने भी इसको पास किया, और हिस्टोरिकल बिल जो पिछले 30 साल से पेंडिंग था, तो इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया। दिस वॉज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा स्टेप है, दैट इज प्रेजेंट स्टेटस क्या है वुमेन का इंडियन पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो उसको भी जानने। जो प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया के अंदर और जो पूरे वर्ल्ड में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अगर पॉलिटिक्स में बात की जाए, तो बहुत ही कम है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो लगभग 50% है। इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में अब 50% वुमेन की पॉपुलेशन आ गई है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वहां पर आपको 15% से भी कम मिलेगा। जैसे पहले मैं आपको बताऊं, जो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया के अंदर, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, उस वक्त वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन थी पार्लियामेंट के अंदर, दैट वाज 5%, यानी 24 वुमेन थी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया के अंदर, उसमें सिर्फ वुमेन को 5% जो है 5% सीटें वहां पे मिली, और 24 वुमेन वहां पे उनको एंट्री मिली। उसके बाद आज तक 17 इलेक्शन हुए, यानी टुडे वो है 17th लोकसभा इलेक्शन। तो 17th लोकसभा इलेक्शन आज तक हुए हैं, जिनमें 8,992 एमपीज को इलेक्ट किया गया, यानी 9,000 एमपीज को इलेक्ट किया गया। और अगर उनमें देखा जाए तो उनमें भी वुमेन बहुत कम है। इवन अगर देखा जाए मुसलमान भी बहुत कम है, 520 मुस्लिम उसमें है, और वुमेन की हालत तो इससे भी बुरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रेजेंट जो हमारा है 543 लोकसभा में होते हैं, तो लोकसभा का जो मेंबरशिप है इस वक्त दैट इज 543, और उस वक्त उसमें कितना है 15% वुमेन, यानी 78। तो 543 में इस वक्त पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो लोकसभा होता है, वहां पर इस वक्त आपको 78 वुमेन्स मिलेंगी। इसी तरह अगर आप राज्यसभा की बात करें, जहां पे 250 मेंबर्स होते हैं, तो वहां पर आपको 14% वुमेन मिलेगी। तो मगर अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर तो ये फिगर 10% से बिलो जाता है। यानी इंडिया की जो वहां की स्टेट्स है, अगर आप वहां की स्टेट असेंबलीज की बात करें तो 10% से बिलो वहां पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन, जबकि 50% पॉपुलेशन आपको हर जगह मिलेगी। और इसी तरह अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे जो फिगर है 180 कंट्रीज में से जो है हमारा नंबर आता है 141, यानी हमारी रैंक आती है 141 एज फार एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज कंसर्न। जबकि अगर हम देखेंगे पाकिस्तान भी हमसे आगे है, नेपाल भी हमसे आगे है। नेपाल में 33% रिजर्वेशन है, पाकिस्तान में 19% रिजर्वेशन है, और न्यूजीलैंड में तो 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। और अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पर 28% है, लेकिन और वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो 24%। यानी हम अगर देखेंगे ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया काफी पीछे है। जबकि हम ये कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होने के बावजूद भी यहां पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, दैट इज
15% एंड समवेयर इट इज लेस देन 10%, जबकि ग्लोबल लेवल पे ये फिगर 24% है। और उसमें से अगर कुछ स्टेट्स को देखा जाए जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो वहां पर हमसे ज्यादा इनका फिगर है। तो हम ये है कि हमारे यहां वुमेन के साथ काफी ज्यादती हो रही है, वुमेन को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो हर जगह जो है वुमेन का कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं हुआ। इसीलिए इस बात की जरूरत हमें महसूस हुई कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास होना चाहिए, ताकि हमारी वुमेन जिनकी 50% पॉपुलेशन है उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिले, वो भी अपने लीडर्स को, अपने एमएलए को, अपने एमपी को सिलेक्ट कर सके। क्योंकि वोटर अगर हम देखेंगे वोटर का जो परसेंटेज है वो तो बढ़ गया है। यानी पहले पहले हमारे यहां वुमेन जो है वोट नहीं डालती थी, लेकिन अब वो भी 50% पे आ गया है कि हर एक वुमेन जो है वो वोट डालती है। लेकिन अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में कहीं नजर नहीं आती। इस वक्त आप देखिए इंडिया की हालत कि इतने सीएम्स है, ओनली वन सीएम जो है यहां पे ममता बनर्जी, वो वुमेन सीएम है। और इसी तरह पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अगर देखा जाए तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 15% से बिलो है। तो इसलिए जरूरत महसूस हुई कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए, ताकि जो हमारी 50% पॉपुलेशन है वुमेन्स की, उनको अपना हक मिले और उनके साथ जो इनजस्टिस हुई है पिछले हजारों साल से वो दूर हो सके। तो ये था इसका प्रेजेंट स्टेटस एट नेशनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल। अब इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द बिल। मेन फीचर्स ऑफ द बिल, ये बिल जो है ये बहुत लंबा चौड़ा बिल है, काफी चीजें इसमें डिस्कस की गई है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, आपको सारा बिल का जो है ड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बिल के बारे में आपको बताना जरूरी है। नंबर 1 इज 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन। तो पहली बात यहां पे बोली गई है जो 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए होगा वो सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में वो नहीं होगा। यानी लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस है और जो पॉपुलर हाउस माना जाता है, जो बड़ा हाउस है जहां पर 543 एमपीज होते हैं, वहां पर वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। यानी मतलब कि अगर वहां पे 543 है तो उसमें से आपको कम से कम 180 के करीब जो है वुमेन को अब लाना है। जबकि मैंने पहले भी कहा कि वहां पर आपको जो है 78 या 80 वुमेन मिलती है, लेकिन अब ये फिगर बढ़ जाएगा, अब आपको कम से कम 180 वुमेन वहां पे मिल जाएगी। तो ये लोकसभा के लिए होगा और राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है वो बाइकेमरल भी होता है, यूनिकेमरल भी होता है, या कहीं पे आपको एक ही हाउस मिलेगा यानी लोअर हाउस, तो वहां पर इनको रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन जो वहां का अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं जिसको एमएलसी कहते हैं, उसमें वुमेन को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ एमएलए जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। इस बिल के हवाले से जो भी इंडिया में स्टेट्स है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, हर जगह वुमेन को लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% रिजर्वेशन जो है कंपलसरी होना चाहिए। देन इसके ऊपर जो है अब ये बोला गया है कि कब से इंप्लीमेंट होगा, यानी आने वाला जो इलेक्शन हमारा है इस साल भी या नेक्स्ट ईयर भी, अगर कोई स्टेट का इलेक्शन होगा या सेंटर में इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो उसमें भी ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन रखी गई है। पहले सेंसस होना चाहिए, यानी पहले सेंसस होगा पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास अभी लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल नहीं है। उसमें देखा जाएगा कि वुमेन की पोजीशन क्या है, वुमेन की पॉपुलेशन कहां पहुंची है, और उस सेंसस के बाद होगा डिलिमिटेशन, यानी फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है इनको बढ़ाया जाएगा और पॉपुलेशन के हिसाब से इनको बढ़ाया जाएगा। और कहते हैं कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ में ये बढ़ जाएगा, साउथ में शायद कम हो जाएगा। तो डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट जो बात बोली गई, दैट रिजर्वेशन ऑन रोटेशन बेसिस, कि रिजर्वेशन जो वुमेन को मिलेगा ये रोटेशन बेसिस पे मिलेगा। यानी आज अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वुमेन को रिजर्वेशन मिली है तो दूसरे इलेक्शन में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा। इस तरह ये रोटेशन बेस पे होगा, यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर आहिस्ता आहिस्ता वुमेन को रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी ये रोटेशन बेस पे होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस बिल में फीचर्स के हवाले से की गई है। अब हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स, कि इसके फेवर में कौन क्या बोला जाता है और इसके अगेंस्ट क्या बोला जाता है, क्योंकि काफी लोग जो है इसको सपोर्ट करते हैं आज भी और काफी लोग जो है इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो हम ये इस बात को भी जानेंगे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बिल।
यानी इस बिल के फेवर में भी कुछ लोग बोलते हैं, इस बिल के अगेंस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं। तो जो इसको फेवर करते हैं उनका क्या आर्गुमेंट है? पहला आर्गुमेंट है जेंडर इक्वलिटी, कि इंडिया के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो इक्वल हो चुका है, लेकिन फिर भी वुमेन जो है पॉलिटिक्स में 15% से बिलो है। इसलिए अगर ये बिल पास हो जाती है या अगर ये बिल पास इंप्लीमेंट हो जाती है तो फिर वुमेन को बराबर राइट्स मिलेंगे। दूसरी बात है कि जेंडर जस्टिस की अगर हम बात करें कि वुमेन को हमेशा डोमिनेट किया है मेन ने। अगर हम हजारों साल की हिस्ट्री को देखें तो वुमेन का कोई इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिक्स में नहीं था। लीडरशिप की क्वालिटीज इनके अंदर थी लेकिन इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो इस बिल के पास होने से ये चीज पॉसिबल है। देन वुमेन कैन बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अ वुमेन। अगर वुमेन को मौका मिलेगा एमपी एमएलए बनने का, पॉलिटिक्स में आने का, तो वो वुमेन का दर्द, वुमेन की प्रॉब्लम को समझ सकती है। ये जो आजकल इंडिया के अंदर रेप ज्यादा हो रहे हैं, ये टॉर्चर होता है वुमेन का, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है, जब वुमेन पॉलिटिक्स में आएगी तो ये अच्छी तरह से इन चीज को संभल पाएगी और देख पाएगी। एक और बात जो है वो ये है कि हमने देखा है कि रजिया सुल्ताना हो या झांसी की रानी हो या बेगम हजरत महल हो या इंदिरा गांधी हो, तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो इससे ये जाहिर होता है कि वुमेन को अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो वो एक्सेल करेगी, वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। शी इज नॉट वीक। तो इसलिए ये कुछ आर्गुमेंट्स है जो इसके फेवर में बोले जाते हैं। बट स्टिल देयर आर सम एप्रीहेंशन, क्रिटिसिज्म भी होता है कि ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने से, ओनली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं होगी, बल्कि हमें एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली जो है इनको अपलिफ्ट करना है। हम देखते हैं आज भी हमारे समाज में वुमेन को वो रेस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करती है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं बिजनेस में हमें वुमेन को लाना चाहिए, जॉब्स पे लाना चाहिए, और इस तरह से उनका सोशल स्टेटस जो है अपलिफ्ट होना चाहिए। एजुकेशन की फील्ड में उनको आगे लाना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल इक्वलिटी की अगर हम बात करेंगे तो उससे कुछ होगा ज्यादा हासिल नहीं होगा। और दूसरी बात जो है कि ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए, कि अगर पॉलिटिक्स में वुमेन आ जाती है, लोकसभा में जाएगी, स्टेट असेंबली में जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी हमारी जो वुमेन है, जो इलिटरेट है, गांव में रहती है, आदिवासी बस्तियों में रहती है या टाउन्स में रहती है, उनकी हालत कोई सुधारने वाला है नहीं। उनके लिए गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम्स बनानी चाहिए जिससे वुमेन की एम्पावरमेंट हो जाएगी। एक्सेप्टेंस का भी मसला है, क्या वुमेन को लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वुमेन बनती है एमएलए एमपी, तो वहां के लोग क्या उसको सपोर्ट करेंगे? तो एक्सेप्टेंस का मसला है कि वुमेन, मेल का जो ईगो है, मेल की जो डोमिनेंस है हजारों साल से रही है, तो क्या वो वुमेन को एक्सेप्ट करेंगे एज एमएलए, एज एमपी और एज मिनिस्टर? देन सरपंच पति का भी कंसेप्ट है कि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि वुमेन जो थी सरपंच थी, लेकिन उसकी जगह उसका बेटा या उसका हस्बैंड जो है वो उस काम संभालता है, जिससे एक फ्रेज भी बन गया है सरपंच पति। यानी वो नाम के लिए होगी, कठपुतली हो जाती है, बाकी सारा काम तो मेल ही करते हैं। कहीं ऐसा इनके साथ भी ना हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट इशू जो है वो है कि अगर हमने वुमेन को रिजर्वेशन दिया 33% लोकसभा या स्टेट असेंबली या पंचायत में, लेकिन ओबीसी वुमेन का क्या, ओबीसी का या का मुस्लिम उसका क्या? तो मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करें या ओबीसी वुमेन की हम बात करें तो इनको कहां पे रिजर्वेशन मिलेगी? क्योंकि उनकी हालत तो और भी खराब है। इसलिए अगर हम वुमेन की रिजर्वेशन को, बिल को हमने पास किया, तो हमें ओबीसी और मुस्लिम वुमेन के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो इस तरह इस बिल के ऊपर अलग अलग ओपिनियंस है, क्रिटिसाइज कर। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए मेजॉरिटी पार्टी जो बीजेपी है उन्होंने इस बिल को पास कर दिया है, लेकिन अपोजिशन ने भी जो है इसको सपोर्ट किया, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन अगर सोसाइटी में जनरली देखा जाए तो अभी भी काफी लोग जो है उनसे ये बात हजम नहीं होती, वो इस बिल के अगेंस्ट जाते हैं। और दूसरी बात है इंप्लीमेंटेशन की, बिल कब इंप्लीमेंट होगी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है वुमेन का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, मेन फीचर्स ऑफ द बिल एंड देन प्रोज एंड कॉन्स। तो आई थिंक कि आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। इफ देयर इज एनी डाउट तो हमारे पास आप ओपिनियन दे सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल बने रहिए, आइंदा भी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।